क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, एक बार पढ़ो, मैं समझाता हूं फिर। पढ़ो, देखो 6 क्वेश्चन क्या दिया है आपको। बोला होगा ए और बी दो एक्यूट एंगल है, करेक्ट है। देखो उसमें लिखा होगा ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब क्या? 90 से कम। अब ए और बी अगर एक्यूट एंगल है ना, तो याद रखना इसको देना ए और इसको देना बी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में यही दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, और एक तो 90 डिग्री है, तो इसको क्या दे दिया मैंने? सी। तो हमेशा नेमिंग अपन ऐसे दे रहे थे ना, ए बी सी। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अभी लिखना कोई नहीं मेरे समझाते तक। आप बताओ गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है cos A इज इक्वल टू व्हाट? cos B। तो यार अच्छा, और क्या प्रूफ करना है? एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B, ये प्रूफ करना है। कभी भी याद रखना क्वेश्चन में, ज्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चन में गिवन से ही आंसर आता है। आपको गिवन पे काफी अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए। जो गिवन है उसी का यूज करते हुए ही आंसर निकालेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ क्या गिवन है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्यूशन। गिवन क्या है ये बता दो। cos A इज इक्वल टू व्हाट? cos B। cos का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद नहीं हुआ अभी भी? कब करोगे भाई, तीसरा दिन है आज। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन यहां पर भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये मत लिखना अगर आपको नहीं लिखना है तो, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। रेफरेंस एंगल क्या है? आ जाओ देखो, रेफरेंस एंगल ए, तो ए के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बाजू वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो बताओ बेस क्या है? AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AB। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे कोई डाउट? वैसे ही बताओ ये क्या है? cos B। तो रेफरेंस एंगल क्या है? B। तो B के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बगल वाला बेस, तो बेस क्या हो गया? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? AB। आप बताओ इक्वल टू के आजू बाजू ये डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं? तो ये AB और ये AB क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या प्रूफ कर दिया मैंने? AC इज इक्वल टू व्हाट? BC। इस चीज को डायग्राम में देखो, मैंने प्रूफ कर दिया AC इज इक्वल टू व्हाट? BC। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है, तो 9th क्लास में पढ़े इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती है ना यार। और अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो तुम बताओ क्या ऑटोमेटिकली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं यार? इक्वल। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एंगल A मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल B। और यहां रीजन दे देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। खत्म। यही चीज तो प्रूफ करने बोला था। देखो आपको यही चीज प्रूफ करने बोला था, एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B। इजी है, कहीं कोई डाउट? श्योर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अभी लिखना नहीं कोई, है ना, रुके रहो, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक लिखना नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ, सबके सब पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 2 को, रीड करो। अब मुझे बताओ क्या दोनों क्वेश्चन अलग है? क्या थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों में? इस क्वेश्चन पे एक ट्रायंगल था और उस क्वेश्चन पे दो ट्रायंगल है, तो क्या दो ट्रायंगल से सॉल्यूशन बदलेगा? दो ट्रायंगल पे क्या सॉल्यूशन बदलेगा? आपके देखो बुक पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेम सॉल्यूशन है क्या? आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन कम से कम 2.5 से 3 पेज का है। वो तुमको जो दिख रहा है वो इतना शॉर्टकट मार के लिखा हुआ है वहां पर। आप अगर उसको बनाना चाहोगे ना, वो ट्रायंगल की सिमिलरिटी यूज करके बनाया है और पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज किया होगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो जो उसने बनाया है जिस मेथड से। ये बात अलग है कि भयंकर शॉर्टकट मार के बनाया है, आप उतना शॉर्टकट मार नहीं पाओगे। आप उसको बनाने जाओगे कम से कम 2 से 2.5 पेज का सॉल्यूशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम बिल्कुल भी ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। तुम लोग मुझे बोल रहे थे कि उसमें दो ट्रायंगल बनाना है, सिर्फ उसका सॉल्यूशन देख के तुम बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ,
पूरे क्वेश्चन में कहां पर लिखा है कि दो ट्रायंगल बनाना है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो जरा, क्या क्वेश्चन में लिखा है दो ट्रायंगल बनाना है? तो क्यों बनाओगे? उसने बनाया है तो हम भी बनाएंगे। ये वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, कुछ अंतर नहीं। उसने जबरदस्ती दो ट्रायंगल बनाया बेटा, क्यों दो ट्रायंगल बनाओगे? बताओ तो कौन कौन सा एक्यूट एंगल बोला है उसने? एंगल बी और अब यहां पर क्या है, साइकोलॉजी आ जाती है। हमने ट्रायंगल को हमेशा नाम दिया है एबीसी पी क्यू आर। अब जब ए और क्यू एक्यूट एंगल दे दिया, या बी और क्यू दिया होगा शायद ना, बी और क्यू एक्यूट एंगल दे दिया, तो क्या उसके लिए दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक एबीसी और बी पी क्यू आर? तुम बताओ, क्या मैं ट्रायंगल को ऐसा नाम नहीं दे सकता? अरे बी क्यू आर, क्या कोई दिक्कत है? आज तक कभी सुने हो नेमिंग लिखने में कोई रिस्ट्रिक्शन है? कुछ नहीं है। अरे भाई बी और क्यू एक्यूट एंगल बोला है तो बी और क्यू को एक्यूट एंगल ले लो। आर पे मैं 90 डिग्री ले लेता हूं, आर अच्छा नहीं लग रहा है पी लिख दो, क्या दिक्कत है? आप नेमिंग तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। और क्या ये सेम क्वेश्चन हो गया? बी और क्यू क्या है आपका? एक्यूट एंगल। आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया है, और देखो उसमें सेम चीज प्रूफ करने बोल रहा होगा, क्या क्या हो जाएगा? आया क्या समझ में? क्या बोला? सेम जैसा अभी मैंने कॉज वाला बनाया, वैसे ही सेम एज इट इज इसको बनाना। आपका 3 लाइन में बनेगा, देखो इसको 3 ही लाइन में बनाया हमने। ये यहां से देखते हैं 1 2 और ये 3, ये तो गिवन था। क्लियर हुआ अच्छे से? तो आपका कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड में 2014 में 2019 में ये 4 मार्क का आया था ये क्वेश्चन। पहले 4 मार्क यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते थे। लॉन्ग आंसर यानी वो ट्रेन वाला, वो 14th क्वेश्चन, वो जो 12 क्वेश्चन सर्कल का किए थे वो 4 मार्क्स में आते थे पहले, बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में ये आ गया था। अब तुम मुझे बताओ 4 मार्क के क्वेश्चन में ये 3 लाइन लिखने पे मार्क्स मिलना चाहिए क्या? मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के हिसाब से मैं तुमसे पूछता हूं, मान लो ये 5 मार्क का आ गया, तो फिर कैसे करोगे? ये सॉल्यूशन करना चाहिए कि फिर वो जो बुक में दिया है वो करना चाहिए? यही करोगे। 9th और 10th में ये अंतर है, याद रखना। अगर आपका मेथड गलत नहीं है, स्टेप्स गलत नहीं है, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 लाइन भी लिख के आओगे, डायग्राम बना के आओगे, पूरा का पूरा 5 मार्क उसको देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आपका स्टेप्स गलत नहीं है, कोई आपका मार्क्स नहीं काटता है सीबीएसई में। मेरी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और एग्जाम्पल क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे सेम, ठीक जैसा हमने अभी इसको बनाया वैसे ही आप बनाओगे। चलो करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को बनाना बैठ के। जल्दी करो, कंप्लीट इट फास्ट, फटाफट फटाफट होना चाहिए, करो। ओए इतना बता दो, यहां तक हुआ सबका? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 मैंने बना के आने बोला था, तो मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया यार, कॉट थीटा, और जिसका हो चुका है आप 8th बना सकते हो, 7/8। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा, लेट इट बी ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और सी पे मैं थीटा ले लेता हूं। और अगर सी पे एंगल थीटा ले लें अपन, तो बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये थीटा मेरा रेफरेंस एंगल है, तो ये थीटा आपका रेफरेंस एंगल हो गया। तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है? 8, और बेस कितना हो जाएगा? 7, तो बेस है आपका 7। आराम से पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने निकाला होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ रहा है ये? हाँ 113। तो स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? √113। करेक्ट है? इतना तो मेरे ख्याल से सबका निकल गया होगा, √113। आगे देखो इसमें निकालना क्या था। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। जस्ट रेज योर हैंड, किसका किसका हो गया? एक बस, 7th क्वेश्चन, 2 3 4, बाकी किसी का नहीं हुआ है? अरे बना के आई नहीं हो क्या? ट्राई किया था? झूठ बोल रहे हो, बनाए थे? नहीं? अरे यार होमवर्क किया करो ना बेटा। अब
एक बार खुद से बना के देखते तो थोड़ा सा दिमाग लगता। मेरे बताने के बाद क्या ही दिमाग लगाओगे। चलो सामने देखो फिर पेन डाउन करके चुपचाप से। नहीं बनाया तो आराम से सामने देखो। ये तो आ गया होगा समझ में, ये वही चीज कर रहे हैं जो कल से करते आ रहे हैं। इसको कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने का एक तरीका तो ये है, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर देते हैं। वैसे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दो। क्या यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको? आइडेंटिटी मैथ्स में हमेशा क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो कभी आइडेंटिटी दिख जाए ना तो आइडेंटिटी का यूज करा करो, वो तुम्हारे क्वेश्चन को आसान बनाएगा। ये बेसिक आइडेंटिटी है जो 8th क्लास से पढ़ रहे हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सिंपल सी आइडेंटिटी, लेकिन काफी छोटा कर देगा। का होल अपॉन अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा बचा क्या यार? 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। आप मुझे बता सकते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा रेफरेंस एंगल है। अब डायरेक्ट करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या? परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? याद नहीं है? सबको याद रहना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। कल आज के आज में ही याद करो उसको। अब और कितना टाइम लगाओगे? अब पलक कहाँ गायब थी? बाहर गए थे? कवर करना पड़ेगा इसको, है ना? इसके लेक्चर्स हैं, जिसका जिसका छूटा हुआ है मुझसे लेक्चर्स ले लेना। ये साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूं यार, थीटा के जस्ट सामने वाला ये परपेंड हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना? 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना? √113। तो ये साइन थीटा आ गया। ऐसे ही हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ व्हाट विल बी द बेस? 7 अपॉन हाइपोटेनियस √113। अब एक बार ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको यहां पर पुट कर देते हैं। आप बताओ ये क्या है? 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहां पर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? ठीक इसी तरीके से, अच्छा कभी भी ये फ्रैक्शन में दिखे ना तुमको, तो 1 को हमेशा 1/1 लिख लेना, ताकि तुमको याद रहे कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस की साइन है तो एलसीएम तो लोगे ही लोगे। बोलो करेक्ट है यहां तक? अच्छा वैसे ही बताओ 1 माइनस, बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन √113, स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कोई डाउट? अगेन बताओ क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर का होल अपॉन, अगेन ये 1 को भी 1/1 लिख देते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर 113। अब इसके आगे क्या करेंगे? कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आए ना तो डरना नहीं, एकदम आराम आराम से सिंप्लीफिकेशन करो, आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर मिलेगा। साफ सुथरा काम। अभी देखो यहाँ पर कहीं एक ऐसा स्टेप नहीं होगा जहां तुमको ऐसा हो कि समझ में ना आ रहा हो, या मैंने कुचुड़ कुचुड़ करके लिखा है। साफ सुथरा लिखा है तो समझने में भी आसानी हो जाती है। आप भी ऐसे ही लिखना कॉपी में। अच्छा अब क्या करोगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 113 इंटू 1, 1 इंटू 64 माइनस 64 अपॉन 1 इंटू 113 113। अगेन ये होल अपॉन है तो होल अपॉन, थोड़ी लॉन्ग लाइन खींच दो तो समझ में आएगा होल अपॉन है। अगेन 113 इंटू 1 113 माइनस 1 इंटू 49 49 का होल अपॉन 1 इंटू 113 113। करेक्ट है? कभी भी ऐसे होल अपॉन में दो फ्रैक्शन रहे और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यानी ऐसा समझ लो a अपॉन बी का होल अपॉन c बाय बी है, ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम सीधा काट सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? a अपॉन c। तो बोलने का मतलब ये है, हम यहाँ पर 113 और 113 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? कैंसल। तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा?
49 अपॉन 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर होगा, ये पहले का आंसर है। अरे क्लियर हुआ? अच्छा इसका सेकंड क्या बोल रहा है बताओ, है कॉट, कॉट स्क्वायर। अरे ये तो एकदम लड्डू हो गया यार, कॉट थीटा का वैल्यू तो पहले से दे रखा है और क्वेश्चन में दिया है कितना 7/8, पुट कर दो ये देखो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आंसर। हार्ड था? आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री ना यहां खत्म हो गई, ये यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इसके बाद ये जो किए ना प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये तो आपका बेसिक है। तो सिंप्लीफिकेशन आपका ठीक ठाक रखो तो आपके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो वैल्यू पुट करने तक है बेटा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, ठीक है ना? चलो नोट डाउन कर लो, और इसको नोट डाउन करने के बाद ईमानदारी से सबके सब मुझे 8th क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। 8th क्वेश्चन आप बनाओगे, ट्राई करो। ये 7/25 आ रहा है फर्स्ट का, आप चेक कर लो, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। किसी का बाय चांस गलत आ रहा होगा तो चेक कर लो, देखो। और दूसरा क्या है बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। कॉस ए कितना दिया है, निकालना पड़ेगा। कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंड है, ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, तो परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, तो 16 माइनस 9/25 अगेन 7/25। Therefore LHS is equal to what? RHS। मैं इतने देर बाद बनाने चालू किया हूं आपके, फिर भी कई लोग से पहले बन रहा है, तो स्पीड स्लो जा रही है, आप लोग को कोप अप करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन करना सीखो ना, तुम प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने में ही टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। वैल्यू पुट करके बैठ गए हैं, इन लोग एलसीएम ले रहे हैं धीरे धीरे, जल्दी हो जाना चाहिए था बेटा, बहुत टाइम दिया मैंने, ये तो मैं बना लिया उसके बाद। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, tan a की वैल्यू दे रखी है, ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरी साइड निकालो, फिर पहला बीट सॉल्व करना है, फिर सेकंड बीट सॉल्व करना है, 5 मिनट के अंदर बनाओ। चलो प्लीज एवरीवन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूरे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल अलग है और इंपॉर्टेंट भी है। इस एक क्वेश्चन नंबर 10 है और इस बेस्ड एक एग्जांपल नंबर 5 में भी क्वेश्चन दिया है। पहले मैं करा देता हूं 10th क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5 आप बनाना। पढ़ो, देखो क्या दिया है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। राइट Q बोला है तो पहले मैं Q को मेंशन कर देता हूं, ये Q हो गया 90 डिग्री, तो ये PQR। आगे देखो क्या बोला है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और बोला है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है साइन P
cos p and tan p, ये आपको निकालना है। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। हमने लगभग हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ये भी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का ही है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है ना, इसका प्रॉपर यूज करेंगे। आप मुझे बताओ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। इस इक्वेशन के हेल्प से या तो आप पी आर की वैल्यू निकाल लो, आपकी इच्छा, या तो आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने का मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं इस इक्वेशन से पी आर की वैल्यू निकालूं तो बताओ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पी आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मुझे क्यू आर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना? तो बताओ पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। बस इस क्वेश्चन में यही एक चीज है जो याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना कर लेने के बाद आप जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जैसे हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी क्या, पी आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड यानी क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई डाउट? श्योर? ये लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए मेंशन भी कर देता हूँ। अरे यार हट नहीं रहा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, समझ तो जाए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। बात बताओ, क्या यहाँ पी आर 25 बार लिख सकता हूँ? मेरे पढ़ाते वक्त बस लिखना नहीं, देखना बेटा। क्या यहाँ पर पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ? तो पी आर की जगह लिख दो 25 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, बताओ पी क्यू दिया हुआ है ये, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्यू आर रहने देना, क्यू आर को भी चेंज मत कर देना, किसी एक चीज को चेंज करना है, तो मैंने पी आर को चेंज किया, तो क्यू आर को क्यू आर रहने दो। बोलो अब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, जैसे इसमें आइडेंटिटी लगा दो, अगर मैं इसमें a माइनस स्क्वायर लगाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 इंटू बी। आइडेंटिटी गलत मत लगा देना, क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। 5 और क्यू आर का क्यू, हमेशा हमको मालूम है इक्वल टू के आजू बाजू अगर सेम टर्म होते हैं तो क्या वो कैंसिल होते हैं? तो आप मुझे बताओ, ये इक्वल टू के इस साइड प्लस क्यू आर स्क्वायर, इक्वल टू के इस तरफ क्यू आर स्क्वायर, क्या सीधा कैंसिल कर दूं? तो भाई 25 2 इंटू 25 50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 25। एक काम करते हैं, 625 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 625। तो यार माइनस पी क्यू, ये माइनस साइन लिखना मत भूल जाना ना, ये माइनस साइन यहीं पर ये प्लस 625 को उधर ट्रांसफर किया मैं। अरे आया ना यहाँ तक समझ में? कहीं कुछ नहीं आया ना तो पूछ लेना मेरे से। 65 माइनस 625 कितना हो जाएगा, माइनस 600 माइनस कैंसल आउट, ये 50 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 600 बाय 50, 0 से 0। अरे बात मत करो भाई, बताओ 5 का 10, तो क्यू आर कितना आ गया, सेंटीमीटर। कहीं कोई डाउट? आ गया समझ में यहाँ तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने क्यू आर निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, अब अगर क्यू आर आ गया तो आराम से क्या पी आर भी आ जाएगा? बताओ पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो भाई ये पी आर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स आपको मालूम है तो फिर वो tan p बोले, sin p बोले, cos p बोले, कुछ भी बोले, आराम से निकल जाएगी। ठीक, तो इसको नोट कर लो, बाकी तो तुम वैल्यूज निकाल ही लोगे यार, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब sin p क्या होगा जरा बताना, रेफरेंस एंगल p है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन होता है परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 13। वैसे ही बताओ cos p क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, और लास्ट tan p क्या हो जाएगा, परपेंड अपॉन बेस दैट इज 12/5। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद 12/5 ही तो लिखा, अच्छा 15 लिख दे, 12/5। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद एग्जांपल नंबर 5 जल्दी से बनाओ, हम फिर सेकंड एक्सरसाइज आज चालू करेंगे।